हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बने हैं, आप सभी को ईएसपीएस क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो थोड़ा मैं आप सभी लोग से क्षमा चाहूँगा कि सिस्टम में इशू होने का, जैसा कि क्लास चलते चलते सिस्टम लैग कर गया था, जिसको बनवाने में टाइम इतना लग गया आपका। अब क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो आप सभी लोग फटाफट लाइव सेशन में जुड़ जाइए। जैसा कि शेड्यूलिंग किया है, एक दिन का क्लास आपका डिले हुआ है, वो एक दिन की क्लास आपको संडे या किसी दिन ले ली जाएगी और बाकी कंटिन्यूस आपकी क्लास चलती रहेगी। तो हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बने हैं, आप सभी लोग एक बार मैसेज करें क्या हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर है, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँ। हमारे साथ जितने लोग भी लाइव सेशन में बने हैं, एक बार मैसेज करें क्या हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर है, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँ। चलिए बताइएगा, शुरुआत किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब पिछली क्लास में हम सब क्या कर रहे थे, हम सब अर्थिंग से संबंधित जितने रिलेटेड पीवाईक्यू और एमसीक्यू थे, उनको हम सब देख रहे थे। हमारे साथ जो लोग लाइव सेशन बन रहे हैं, आप सभी लोग मैसेज करें। जैकी जी ओके यस। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में हम सब एक बार केवल डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में इन सब के बारे में हम सब एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम सब अर्थिंग की परिभाषा भी जान चुके हैं, अर्थिंग के टाइप्स भी जान चुके हैं, चाहे प्लेट अर्थिंग हो चाहे पाइप अर्थिंग हो, इनके बारे में पिछली क्लास में हम सब देख चुके हैं। आज हम सबको केवल क्या बात करना है, अर्थिंग से जितने हमारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हमको देखना है। तो चलिए अर्थिंग से संबंधित जितने हमारे क्वेश्चन हैं एग्जाम में जो आए हुए हैं, उन्हीं सभी को और प्लस उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम सब कंप्लीट करेंगे। तो शायद आप सबको याद होगा, पिछली क्लास हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। 3rd नंबर क्वेश्चन तक हम सब कंप्लीट कर चुके थे। अब इसी के आगे कंटिन्यू करना है, तो एक बार इसको हम दोबारा रिपीट कर देते हैं क्लास, करके इसी के दौरान आपकी बंद हो गई थी। तो चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिए। तर्क यह है, कथन यह है कि पावर सिस्टम में न्यूट्रल अर्थिंग के साथ साथ उपकरण अर्थिंग, इक्विपमेंट या बॉडी अर्थिंग दोनों अलग अलग की जाती है। सेकेंड तर्क है कि न्यूट्रल अर्थिंग असंतुलित लोड, अनबैलेंस लोड और फॉल्ट के समय वोल्टेज को स्थिर रखने हेतु होती है, जबकि बॉडी अर्थिंग उपकरण के धातु आवरण को शॉक से बचाने के लिए होती है। इस आपका स्टेटमेंट यह है कि पावर सिस्टम में जो न्यूट्रल की अर्थिंग अलग होती है, बॉडी की अर्थिंग अलग होती है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि न्यूट्रल का भाई अर्थिंग हम करते हैं बैलेंस वोल्टेज को बनाने के लिए, प्लस उपकरण को जलने से बचाने के लिए करते हैं। और उसकी बॉडी की जाती है अर्थिंग करने के लिए, वो सेफ्टी पर्पज से किया जाता है। अर्थात ये वाला स्टेटमेंट इनका क्या है, सही है। और प्लस साथ साथ जो इनका तर्क है, वो न्यूट्रल अर्थिंग और अनबैलेंस अर्थिंग फॉल्ट से बचने के लिए वोल्टेज को स्थिर रखने हेतु, जबकि बॉडी अर्थिंग उपकरण को मेटल इनक्लोजर से शॉक बचाने के लिए की जाती है। ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये सही कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रल बैलेंस के लिए किया जाता है, और जबकि बॉडी का हम शॉक बचने के लिए करते हैं। अर्थात आप सबको याद होगा 3rd क्वेश्चन हम सब पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आप सभी लोग फटाफट इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी को जैसा कि ज्ञात है कि कल पिछली क्लास चलते चलते बीच में ब्रेक हो गई थी, भाई ओपीएस में प्रॉब्लम आ गई थी, उसको सही करा लिया गया है। अब आप सबका कंटिन्यूअस क्लास जो लैग हुआ है उसको एक दिन एक्स्ट्रा लेके उसको कंप्लीट हम करा देंगे। तो चलें शुरुआत करें। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करते जाएं। सेशन को शेयर करते जाएं। वॉइस जा रही है, वॉइस जा रही है। हमारे साथ कॉलिंग पे इस समय बिमलेश कुमार जो कि असिस्टेंट लोको पायलट हो चुके हैं, वो कॉल कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं उनका क्या विचार है।
जो कि एचपीएस क्लासेस से ही पढ़े हुए हैं, इसमें पोस्टेड हैं। भाई उनका बीच में कॉल आ गया, देखिए क्या आ सकता है। हाँ बिमलेश जी बताइए। हेलो। हाँ बिमलेश जी। हेलो। चलिए अभी क्लास के बाद बात करते हैं, जो कि बिमलेश जी इस समय असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में सिलेक्टेड हुए हैं, और इनका प्लस आपका जो मेट्रो है उसमें सिलेक्शन हो गया है, तो इसलिए लोको पायलट को छोड़कर मेट्रो ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैकी जी, पंकज कुमार जी। नमस्ते आपको पंकज कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताएं। बताइए। अब ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसका जवाब कितने लोग दे पाते हैं? चलिए, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड को सुमेलित करना है, मतलब मैच कराना है। चलो मैच कराते हैं। लिस्ट फर्स्ट है प्लेट अर्थिंग। लिस्ट फर्स्ट क्या है आपका? प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग। लिस्ट सेकेंड है आपका भाई, जिसमें पहला है जीआई कापर छड़ को सीधे रूप में गाड़ा जाता है। पाइप अर्थिंग, उसके सामने है जीआई कापर प्लेट को लंबवत गाड़कर नमक कोयला भरा जाता है। रॉड अर्थिंग, छोटे उपकरण व लो रिस्क क्षेत्र में पट्टी या तार को खाई में बिछाया जाता है। स्ट्रिप या वायर अर्थिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि, जिसमें छिद्रित जीआई पाइप का उपयोग होता है। तो आपको मैच कराना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा ये बताइए, जो प्लेट अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग में हम सब किसका यूज करते हैं? प्लेट का। इलेक्ट्रोड इसमें किसका होता है? प्लेट का होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड किसका होता है? प्लेट का होता है। और जब प्लेट को रखते हैं तो वर्टिकली रखते हैं। ये जो हमारा प्लेट होता है, प्लेट वर्टिकली रखा जाता है। तो अर्थात प्लेट अर्थिंग में प्लेट या जीआई या कापर को होता है, जो प्लेट को लंबवत गाड़कर नमक को कोयला भरा जाता है, ये सबको पता है। अब आते हैं, बात करते हैं पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग में आप सबको पता है कि पाइप अर्थिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है, पाइप अर्थिंग में जो इलेक्ट्रोड हम सब यूज करते हैं, वह इलेक्ट्रोड आपका पाइप होता है। वो जीआई का या कास्ट आयरन का पाइप रहेगा, और इस पाइप में होल बने रहते हैं, मतलब छिद्रित पाइप का प्रयोग करते हैं, पोरस पाइप का प्रयोग करते हैं। और पोल का डाया, जो जो होल का डाया होता है, वो 12 mm का होता है। कितने mm का होता है? 12 mm का होता है। तो अर्थात आपका जो पाइप अर्थिंग है वो आपका चला जाएगा सबसे अधिक प्रचलित विधि, जिसमें छिद्रित पाइप का उपयोग किया जाता है, अर्थात आपका पाइप अर्थिंग 4 में चला जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे रॉड अर्थिंग। तो रॉड अर्थिंग आपको पता है, इसका सेकंड नाम है फायर अर्थिंग, जिसमें हथौड़े से इसको जमीन में गाड़ा जाता है। ये आपकी बलुई स्थानों पे मिट्टी में प्रयोग किया जाता है। तो रॉड अर्थिंग का प्रयोग हम सब सीधे छड़ के रूप में भूमि में गाड़ते हैं, तो अर्थात ये आपका उस पर जाएगा, पाले पे जाएगा। अब बात करें स्टिप या वायर अर्थिंग। तो स्टिप या वायर अर्थिंग का प्रयोग हम सब छोटे उपकरणों के लिए पट्टीदार या खाई गड्ढा खद के उसमें सीधे हम सब डाल देते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ए का कौन सा ऑप्शन आया? ए का 1 आया। बी का कौन सा आया आपका? 2 आया। और सी का कौन सा आया आपका? 3 आया। और डी का कौन सा आया आपका? 4 आया। तो अर्थात A1 B2 C3 D4, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। तो जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। तो भाई देखिए यहाँ तुक्का मत मारिए, तुक्का नहीं मानना है। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बन रहे हैं, आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सब लोग जवाब दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सब लोग जवाब दीजिए। चलिए बताइए, पाइप अर्थिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे रिलेटेड है? पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग से रिलेटेड आपको निम्न स्टेटमेंट पे विचार करना है। समान मिट्टी में जीआई पाइप का व्यास 38 mm या 1.5 इंच तथा लंबाई लगभग 2.5 मीटर होती है। ये बात सही है। अगर समान अर्थिंग है तो वहाँ जीआई पाइप का जो व्यास होता है 38 mm और लंबाई 2.5 मीटर यूज करते हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसकी साइज बढ़ाई जा सकती है, लंबाई भी बढ़ाई जा सकती है। और आप देखिए सेकंड साइज वही है, सूखी चट्टान मतलब ड्राई या रॉकी मिट्टी में पाइप की लंबाई अधिक लगभग 4.5 मीटर से अधिक रखी जाती है। ये भी बात सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब आइए बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। पाइप के निचले हिस्से में होल बनाए जाते हैं ताकि नमी
अंदर प्रवेश करा सके, ये भी बात सही है। होल इसलिए बनाते हैं जिससे उसमें पानी डाल पाए और पानी डालने पे नमी चारों तरफ फैल पाए, इसलिए होल बनाते हैं। अर्थात तीनों स्टेटमेंट क्या है इनके सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है भाई यहाँ पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब आपका डी ऑप्शन सही होगा। किसमें? फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है और थर्ड भी सही है। देखिए यहाँ स्टेटमेंट टाइप और मैचिंग टाइप क्वेश्चन लेने का रीजन यह है कि आप कहीं से भी पढ़े हो, आप कितना अच्छे तरीके से पढ़ पाए हैं, आपका कितना कॉन्सेप्ट मजबूत है, क्योंकि इस समय आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और मैचिंग टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिससे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में बने हैं, आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में बन पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अर्थपिट में पानी डालने की प्रक्रिया से संबंधित कथन है। अर्थपिट मतलब जो गड्ढा खोदते हैं उसमें पानी से डालने से संबंधित आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रोड के चारों ओर नमक व कोयले की परतें बारी बारी से बिछाई जाती है। जैसे मान लीजिए पाइप है, हम पाइप जमीन में बिछा दिए और इसके चारों तरफ हम सब क्या करते हैं, चारकोल और नमक बिछाते हैं। पहले तो चारकोल बिछा देंगे 15 सेंटीमीटर, फिर उसके ऊपर हम सब क्या करते हैं, नमक बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर नमक बिछा देते हैं, चारकोल और नमक बिछाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सब बात करें तो सबसे नीचे आपका क्या है, चारकोल है। चारकोल कितना मोटाई का रहेगा, 15 सेंटीमीटर का रहेगा। फिर 15 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, नमक रहेगा। 15 सेंटीमीटर क्या रहेगा, नमक रहेगा। तो वही बता रहा है, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ साल्ट और कोयले की परत बारी बारी से बिछाई जाती है, ये बात सही है, जिससे नमी बनी रहे। और दूसरा है, यह प्रक्रिया मिट्टी की नमी बनाए रखकर अर्ध प्रतिरोध को कम करती है, इसलिए डालते हैं जिससे अर्ध प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो, कम हो, ये भी बात सही है। गर्मियों में अर्थपिट में पानी डालने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गर्मी में तो पानी सूख जाता है, वहां पे हमें पानी ज्यादा मतलब जल्दी और ज्यादा मात्रा में डालना चाहिए, ये कथन इनका गलत है, ये स्टेटमेंट इनका क्या है, गलत है। चौथा, केमिकल या मेंटेनेंस फ्री जो अर्थिंग होती है, बार बार पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बात सही है। केमिकल अर्थिंग में या ये फ्री मेंटेनेंस होता है, इसमें बार बार पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी हमारा क्या है, सही है। तो बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो आप इस प्रकार देखिए, उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे, तो थोड़ा मेहनत लगेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपके एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए इससे मत भागिए, एक क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन के बराबर है। यहाँ जैसा हमने क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन आपके लगभग 5 क्वेश्चन के बराबर है, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन से भागिए नहीं, क्वेश्चन का डटकर जवाब दीजिए। शंभुनाथ जी नमस्कार। चलिए अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, तीसरा सत्य नहीं है, सत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा सही है। अर्थात ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। ऑप्शन क्या है आपका, बी सही है। तो जितने लोग बी जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में टाइम जाता है और थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, इसलिए आप पहले पढ़ें, भले लेट से जवाब दें लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ मेन पर्पज मेरा क्वेश्चन लाने का प्रैक्टिस से है, आपका प्रैक्टिस और उससे संबंधित जितने रिलेटेड डाटा है, क्योंकि उतना होल तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन हम प्रैक्टिस होल कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस होल करने के लिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सब लोग। निम्नलिखित अभिकथन और तर्क को पढ़ना है। स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट आपका ए है और तर्क आर है। अब इनसे हमको पढ़ना है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखें, शुरुआत करें। तो देखिए पहला कथन क्या है, नमक और कोयला के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर भरा जाता है। ये बात सही है कि भाई कोयला को मिश्रण को और नमक के मिश्रण को चारों तरफ भरते हैं, ये सभी को पता है। क्यों भरते हैं, नमी बनी रहे, अर्थ रेजिस्टेंस कम हो पाए। फिर तर्क क्या निकलता है, नमक क्या काम करता है, देखिए यहां बता रहे हैं, नमक हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण नमी सोखता है तथा कोयला चालकता बढ़ाकर मिट्टी के प्रतिरोध को स्थायी रूप से कम करता है। अब देखिए यहां स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो नमक है, जो नमक है वो कह रहा है नमी अवशोषित करता है। वो क्या करता है,
नमी अवशोषित करता है। और केमिकल रिएक्शन में आप सब लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो नमी को अवशोषित करता है उसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। हाइग्रोस्कोपिक उसे बोला जाता है जो नमी के एब्जॉर्ब करता है, नमी को सोखता है। तो मिट्टी से नमी को नमी को सोखने का काम नमक करता है, जिससे उसके चारों तरफ नमी बनी रहती है। और जो कोयला है, कोयला हम क्यों डालते हैं? कोयला कंडक्टिविटी बढ़ाता है, चालकता बढ़ाता है, कंडक्टेंस बढ़ाता है। कोयला चालकता बढ़ाने का काम करता है, और चालकता ज्यादा होगा तो ऑलरेडी वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा? कम आएगा। इसलिए इसका जो तर्क है और जो स्टेटमेंट है दोनों सही है, और स्टेटमेंट का सही जवाब, सटीक स्पष्टीकरण आपका तर्क कर रहा है। ये भी बातें क्लियर हुई। तो अर्थात आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। वो सही क्या है? स्पष्टीकरण है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे भाई। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें। अंकुश वर्मा जी, राधे राधे, आपको आशीर्वाद अंकुश वर्मा जी। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या क्वेश्चन सही रूप से दिख पा रहा है आप सभी को? ये भी बताइएगा, जिससे मैं पीपीटी को और बेहतरीन तरीके से बना पाऊं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अभी आ गया मैचिंग टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। ये तो कर लेना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, लिस्ट फर्स्ट है, इधर लिस्ट सेकेंड है। ते कह रहा है तार या भाग को लिस्ट सेकेंड रंग कोड IS 732 और 2019 के अनुसार सुमेलित करना है, इसको मैच कराना है। तो बताइए, कह रहा है जो फेज लाइन 1 होता है वो नीला कलर का होता है, न्यूट्रल हरा पीला होता है, अर्थ भूरा होता है, या फेज 2 आपका काला होता है। तो देखिए, चलो भाई बताते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी जवाब दीजिए। जो फेज 1 है वो आपको बताया गया है भाई यहाँ पे, जबकि फेज 1 आप रेड होता है या भूरा दिया है, तो हम तो भूरा पे कर देंगे, ठीक। और जो न्यूट्रल होता है वो आपका क्या होता है? आपका ब्लैक होता है। न्यूट्रल क्या होता है? ब्लैक होता है। और फेज 2 की बात करें, सॉरी भाई रुके रहिए, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, अर्थ। यहाँ पे अर्थ है, अर्थ आपका क्या होता है? नीला कलर का होता है। अब हरा पीलर का भी आ गया है अर्थ। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, उसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पे अर्थ आपका नीला कलर नहीं रहेगा भाई, ये रुके रहो जी, ये देखिए, अर्थ आपका क्या होता है? हरा पीला होता है। अर्थ क्या होता है? हरा पीला होता है। और फेज 2 की बात करें तो फेज 2 आपका नीला होता है, जबकि भूरा की जगह आपका रेड होना चाहिए। भूरा की जगह क्या हो जाए? भूरा कोई अभी तक कंडक्टर नहीं है, वो आपका क्या रहेगा? रेड। यहाँ पे या ये 732 2019 के हजार पे चेंज हुआ, इसलिए रेड की जगह भूरा कर दिए हैं। तो याद रहे कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए का आपका 1 सही है, और बी का आपका 2 सही है, और आपका सी का आपका, सॉरी, बी का आपका 4 सही है। बी का 4 सही है। और सी का आपका कौन सा दिख रहा है भाई? सी का 2 सही है। और आपको डी का क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। डी का क्या दिख रहा है? 1। इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बताइए, ए का 1, बी का 4, कोई ऑप्शन है भाई? ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4 नहीं दिख रहा है। सी का 2, सी का 2, और डी का 1। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक क्या किए हैं यहाँ पे भाई, देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर। ए का 1 तो मान ले रहा है ए सही है, ए का 1 तो सही है। ए का आपका क्या होगा? 1 सही होगा। हाँ, ए का 1 कहाँ सही होगा भाई? ए का 1 नहीं है, ए का 3 है। सॉरी सॉरी भाई, यहाँ पे ए का क्या है? आपका 3 है, हमने ही गलत लिखा है। ए का क्या है? 3 है। ए 3, और बी का क्या है? आपका 4 है। यहाँ पे बी का, ए का 3, और कौन सा है? ये देखिए, ए का 3 है और बी का इन्होंने 2 माना है। तो बी का 2 अगर माना जाए तो बी का 2 हरा पीला हो ही नहीं सकता है। ये भी ऑप्शन इनका मैच ही नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ इसको पहले जो इसको सही से करते हैं ऑप्शन को, फिर उसके बाद हम सब इनकी बात करेंगे। देखिए, अगर हम सब बात करें, यहाँ पे जो फेज 1 है, लाइन 1 है, वो आपका रेड कलर का होता है, ये सबको पता है। और जो न्यूट्रल होता है वो आपका ब्लैक कलर का होता है। न्यूट्रल क्या होता है? आपका ब्लैक कलर का होता है।
और अगर हम सब बात करें यहाँ पे, जबकि नए के अकॉर्डिंग आपका नीला भी आ गया, इन्होंने शायद नीला मान के काम किया है, और न्यूट्रल ब्लैक हमने माना। और जो अर्थ है हमारा वो हरा पीला कलर का होता है, हरा और पीला दोनों का मिक्सर होता है। और जो फेज 2 है हमारा नीला है, तो मतलब डी को हमने 1 माना है। तो डी को 1 तो हमारा दिख रहा है भाई, ये यहाँ पे दिख रहा है, जबकि यहाँ पे ए को 4 माने हैं। ये आपका फेज 1 4 हो ही नहीं सकता है काले कलर का। फेज 1 आपका ये तो नीला की तरफ कर दीजिए, A1 कर दीजिए, फेज 1 को नीला की तरफ कर दीजिए। फेज 1 को कोई ऑप्शन साथ छूटा है क्या इसमें? फेज 1 को आपको भूरा में किया गया है, बी को, और न्यूट्रल को काला किया गया है, अर्थ को हरा पीला किया गया है, फेज 2 को नीला किया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सही है भाई, यही सही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है इसको, ये जो हमारा ऑप्शन है सही है, हमने जो किया है वो सही है। ए का आपका क्या रहेगा? ए का आपका 3 रहेगा। ए का क्या है आपका 3 है, बी का क्या है 4 है, बी का 4 है, और सी का क्या है 2 है, और जो डी का है आपका 1 है। यही आपका सही होगा। ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1, ये हमारा करेक्ट है सर, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो चलिए बताइए, अर्थ प्रतिरोध की स्वीकार सीमा से संबंधित कथनों पर विचार करें। अर्थ रेजिस्टेंस की जो स्वीकार सीमा है उस पर हमको विचार करना है। क्या विचार है? बड़े पावर स्टेशन सब स्टेशन है तो अर्थ प्रतिरोध का मान जितना कम हो उतना बेहतर माना जाता है। आप सभी को पता है कि अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम से कम होना चाहिए। अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम से कम होगा तो लीकेज करंट जल्दी ग्राउंड हो जाएगी। और जिनका रेंज इन्होंने दिया है 0.5 से 1 ओम के निकट होना चाहिए, मतलब 1 ओम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। अर्थात आप ये जो पहला है इनका जो स्टेटमेंट है वो सही है, सही कह रहा है। अब सेकंड की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हेतु समानतः 5 ओम तक स्वीकार माना जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो उसका रेजिस्टेंस 5 ओम तक स्वीकार माना जाता है, ये भी सही है। घरेलू या छोटे उपकरणों के अर्थिंग हेतु जो व्यवहारिक रूप से रेजिस्टेंस है वह 1 ओम से 5 ओम के बीच होना चाहिए, 1 ओम से 5 ओम के बीच होना चाहिए, अर्थात ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल क्लियर है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सभी या क्या है आपके सही है। इसका जवाब तो सभी लोग दे पाएंगे भाई। तो हमारे साथ जो लोग लाइव सेशन में बने हैं आप सभी लोग क्वेश्चन का जवाब दें। आज आपकी संख्या पिछली क्लास की अपेक्षा कम दिख रही है, एक दिन गैप होने के कारण हमको लगता है आपका फीडबैक कमजोर आ रहा है। तो चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अर्थ प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टिंग से संबंधित कथन है। अर्थ का रेजिस्टेंस अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारा स्टेटमेंट है, क्या है? अर्थ प्रतिरोध जो होता है वो अर्थ टेस्टर या मेगर के द्वारा मापा जाता है, ये बात सही है। अर्थ रेजिस्टेंस को हम किसके द्वारा मेजर करेंगे? मेगर के द्वारा मेजर करेंगे। समान विधि को फाल या पोटेंशियल मेथड से कहा जाता है जिसमें 2 सहायक इलेक्ट्रोड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होते हैं, ये सही है। एक जो फाल पोटेंशियल मेथड है इसमें 2 अलग से एक्सटर्नल हम सब इलेक्ट्रोड लेके प्रयोग करते हैं रेजिस्टेंस पता करने के लिए, ये भी सही है। और यह परीक्षण साधारणतः मल्टीमीटर से भी उतनी ही सटीकता से किया जा सकता नहीं भाई, मल्टीमीटर का प्रयोग से रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं लेकिन पृथ्वी का रेजिस्टेंस नहीं मेजर करेंगे सटीकता से, मल्टीमीटर में एरर बताएगा। एक बिल्कुल गलत कर रहे हैं थर्ड नंबर। मापन से पूर्व सिस्टम को मुख्य आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करना आवश्यक होता है। जैसे अगर आपको अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करना है तो पहले आप अर्थ वायर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दें, तब उसके बाद आप मेजरमेंट करेंगे, ये भी बात इन्होंने सही किया है। तो अर्थात आपका पहला सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत है। पहला सत्य है, सही है, दूसरा सत्य है, सही है, तीसरा असत्य है। ये देखिए तीसरा आपका क्या है? असत्य है, और चौथा क्या है आपका? सत्य है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो जितने लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं उनका जवाब क्या है? परफेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। निम्नलिखित अभिकथन ए और तर्क आर पढ़िए। अब यहाँ पे अभिकथन ए और तर्क आर है, उसको पढ़ना है। अब चलो पढ़ते हैं। पेट्रोल टैंकर व ज्वलनशील पदार्थों की ढुलाई में, मतलब जब
हम सब पेट्रोल टैंकर हो गया या कोई ज्वलनशील पदार्थ टैंक जब ढुलाई करते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो कह रहे हैं स्टैटिक अर्थिंग की जाती है। अब स्टैटिक अर्थिंग मतलब उसमें स्टैटिक जो चार्ज होता है उसको ग्राउंड किया जाता है, जिससे टैंकर में आग लगने ना पाए। जैसे हम सब कुर्सी मेज पे बैठ जाते हैं या ग्लास को ऊनी कपड़े से जब या रेशम के कपड़े से करते हैं तो उसमें स्टैटिक चार्ज आ जाते हैं। तो ऐसे जो गैस है या फिर आपका जो पेट्रोलियम है, जब वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो आपका घर्षण करता है, तो उसके घर्षण से आपका उसमें स्टैटिक चार्ज आ जाता है। अगर उस चार्ज को ग्राउंड नहीं किया गया, वो चार्ज आपका क्या हो जाएगा, आग लगा सकता है। इसलिए हम सब जो पेट्रोलियम और जो हमारा ज्वलनशील पदार्थ की जो ढुलाई कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अर्थिंग यूज की जाती है उस अर्थिंग को हम कहते हैं स्टैटिक अर्थिंग। तो स्टैटिक अर्थिंग की जाती है, बात सही है, स्टेटमेंट सही कह रहा है। उनके लिए हम स्टैटिक अर्थिंग करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल यादव जी। गुड इवनिंग विशाल जी, कैसे हैं आप? आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए जो स्टेटमेंट है उनका जो तर्क आया है, क्या आया है कि फ्रिक्शन से उत्पन्न स्थैतिक आवेश मतलब स्टैटिक चार्ज को सुरक्षित रूप से भूमि में प्रवाहित करके स्पार्क और आग के खतरों को रोका जाता है। बात सही है। तो याद रहे स्टैटिक अर्थिंग कहाँ की जाती है? पेट्रोल के टैंकर ज्वलनशील पदार्थों की जब हैंडलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उसमें घर्षण से स्टैटिक चार्ज आते हैं। उस चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो अर्थिंग यूज करेंगे उस अर्थिंग को हम क्या नाम देंगे, स्टैटिक अर्थिंग देते हैं, कहते हैं। क्लियर बात है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा, दोनों ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दिए हैं उनका जवाब बढ़िया है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप भाई? शिव कुमार प्रजापति जी दोभान से हमारे साथ, दोभान नरेश जो कि ग्रुप डी में सिलेक्शन इनका हो चुका है, जिनको भाई हमारी क्लास में ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट है, जिनको दोभान नरेश कहा जाता है, वो भी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोग अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, अपने दोस्त यार मित्र के पास शेयर कर दें, जिससे मैक्सिमम लोग को बेनिफिट मिल पाए। यहाँ आपको बता दिया जाए एचपीएस क्लासेस पे पूरे एएलपी सीबीटी2 के ट्रेड का जो सब्जेक्ट है बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है और प्रैक्टिस डिटेल में कराया जा रहा है। पहले थियरी, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने प्रैक्टिस होकर एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ऐसा शायद किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कराया जा रहा हो। तो सभी लोग इस सेशन को शेयर करते जाएं। दोभान नरेश जी, चले कोई बात नहीं, चलिए सेशन को शेयर करते रहिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में जुड़ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब बताएं आप। लिस्ट फर्स्ट है, ए है टीटी सिस्टम, बी है टीएनएस सिस्टम, सी है टीएनसी सिस्टम और आईटी सिस्टम डी है। अब देखिए तो आपको साथ सिस्टम अर्थिंग बताया गया है। टीटी, पहले टी का मतलब सोर्स की अर्थिंग है, दूसरे टी का मतलब आपके कंज्यूमर से अलग अर्थिंग किया गया है, और टीएनएस में बताया गया सोर्स की अर्थिंग है, कंज्यूमर के पास न्यूट्रल गया है, न्यूट्रल जो गया है वही उसकी अर्थिंग का काम कर रहा है। और पहले टी का मतलब सोर्स की अर्थिंग है, न्यूट्रल भी गया है और न्यूट्रल भी काम कर रहा है और कंबाइन का भी कार्य कर रहा है। आईटी के मतलब सोर्स का अर्थिंग आइसोलेट है इम्पीडेंस के द्वारा, और कंज्यूमर का अर्थिंग क्या है, सीधे वायर द्वारा अर्थिंग की। इसके बारे में डिटेल हमने बताया है। अभी आपको एक और सूचना दे दे, जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसका डिटेल जवाब, सॉल्यूशन सहित, इमेज सहित आपको लास्ट में मिल जाएगा। जितना क्वेश्चन है उसका डिटेल जवाब आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सीबीटी 1 में है सर, बहुत बढ़िया धुमा जी। तो मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे। चलो तो बताओ भाई, टीटी सिस्टम कहाँ यूज करते हैं? न्यूट्रल और अर्थ अलग अलग कंडक्टर द्वारा वितरित किया जाता है, न्यूट्रल और अर्थ अलग अलग कंडक्टर द्वारा वितरित किया जाता है। कि टीएनएस सिस्टम में सप्लाई अर्थेड नहीं होता है। देखो एक चीज डायग्राम बना लीजिए भाई, ये सोर्स हो गया, ये आपका कंज्यूमर हो गया,
ये मान ले रहे हैं कंज्यूमर है, यहाँ पे कंज्यूमर है। सोर्स से आपका 3 फेज 4 वायर जा रहा है, AR फेज, Y फेज, B फेज और न्यूट्रल जा रहा है। क्लियर बात। और साथ साथ एक अलग से अगर प्रोटेक्टिव अर्थ जा रहा है, ये एक अलग से क्या है रहा है, प्रोटेक्टिव अर्थ भी जा रहा है। तो देखिए यहाँ अगर इसकी पर्सनल अर्थिंग की गई है तो इसे टी लिखेंगे, अगर इसकी पर्सनल अर्थिंग की गई है इसको हम सेकंड टी लिखेंगे। टीटी का मतलब दोनों साइड अर्थिंग की गई है, ठीक है। देखिए टीटी सिस्टम को पहले मैच कराइए। सप्लाई अर्थेड नहीं होता है और हाई इम्पीडेंस से होता है। न्यूट्रल अर्थेड होता है, कार्य की एक ही कंडक्टर होता है। देखिए सप्लाई अर्थेड और कंज्यूमर स्वयं स्वतंत्र इलेक्ट्रोड लगाता है, तो अर्थात टीटी का आपका क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। क्लियर बात है। अब आइए टीएनएस सिस्टम में। टीएनएस सिस्टम में क्या होता है, सोर्स की केवल अर्थिंग रहेगी, सोर्स की अर्थिंग रहेगी, कंज्यूमर का अर्थिंग नहीं रहेगा। कंज्यूमर एक प्रोटेक्टिव अर्थ जाएगा, न्यूट्रल भी जाएगा, प्रोटेक्टिव अर्थ जाएगा। न्यूट्रल और अर्थ का कार्य एक ही कंडक्टर इसमें नहीं करता है। न्यूट्रल और एक ही कंडक्टर का काम आपका टीएनसी करता है। कौन करता है, टीएनसी करता है। सप्लाई अर्थेड नहीं होता है या हाई इंपीडेंस अर्थेड होता है, वो आपका आईटी सिस्टम होता है, आपको बताया गया है। वो आपका क्या होता है, आईटी सिस्टम होता है। न्यूट्रल व अर्थ अलग अलग कंडक्टर द्वारा वितरित होते हैं। अगर न्यूट्रल और अर्थ अलग अलग कंडक्टर द्वारा वितरित होते हैं उसे हम बोलते हैं टीएनएस सिस्टम। क्या बोलते हैं, टीएनएस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टीएनएस सिस्टम। अब देखो मैच करा दो भाई। ए का 1 सही है, बी का है आपका, सॉरी ए का 1 कहां से है, ए का 1 नहीं है, देख ले। ए का आपका क्या है, 4 है, क्लियर बात। बी का क्या है, 1 है, क्लियर बात। सी का क्या है, 3 है, और डी का क्या है आपका 4 है। A4, B1, C3, D2, सॉरी D2 है भाई, हाँ D2 है, D2 दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। क्लियर बात है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सब। बताइए, दो अर्थ इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी स्थापना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। दो इलेक्ट्रोड के दूरी के बीच हमको विचार करना है। दो अर्थ पिट के बीच, अर्थ पिट मतलब वही दो अर्थ इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक। न्यूनतम दूरी इलेक्ट्रोड की गहराई या लंबाई से अधिक रखी जाती है। अगर इसकी गहराई 3 मीटर है तो इनके बीच जो गैप होगा 3 मीटर से अधिक होगा। 3 मीटर से क्या होगा, अधिक होगा। तो अर्थात ये जो ऑप्शन बताए हैं पहला स्टेटमेंट वो सही है। चलिए अब भवन से कितना दूरी पर होना चाहिए। भवन से, बिल्डिंग की फाउंडेशन से अर्थपिट की दूरी 1.5 मीटर रखी जाती है। अगर कोई बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग हो गया, भवन हो गया, उससे अर्थिंग की दूरी आपकी 1.5 मीटर रखी जाती, उससे कम नहीं रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, ये भी सही है आपका। थर्ड, दूरी कम रखने से इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस एरिया परस्पर ओवरलैप हो जाएगा, हो सकता है जिससे संयुक्त प्रतिरोध अपेक्षा से अधिक रह सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अर्थात ये भी जवाब इनका क्या है, सही है। तीनों ऑप्शन सही है इसमें। तो आप क्या कहोगे भाई, डी, पहला दूसरा और तीसरा सभी क्या है इसके सही है। हमको लगता है आप सभी लोग ऐसा क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, इसलिए सभी का जवाब नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप देखते रहिए क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं कर पाओगे, आप गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है सी कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अर्थिंग कंडक्टर के साइज से स्टेटमेंट है। अर्थिंग जो कंडक्टर होता है उसके साइज से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहला, अर्थ वायर का आकार लोड करंट के क्षमता के अनुसार चयनित किया जाता है। जो अर्थ करंट, अर्थ वायर का जो साइज है वो लोड करंट के कैपेसिटी के आधार पर चयन किया जाएगा। जैसे, और फॉल्ट करंट कैसे निकालते हैं, फॉल्ट करंट भाई या लीकेज करंट, फुल लोड करंट अपान 5000, फुल लोड करंट अपान क्या होता है 5000 से हम सब लीकेज करंट निकालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चयन करते हैं। समान घरेलू उपयोग हेतु जीआई अर्थ वायर 8HWG जैसे मोटे आकार में प्रयुक्त करते हैं।
तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का और जीआई का यूज करते हैं, सेकंड भी आपका सही। अर्थ कंडक्टर का आकार सदैव फेज से पतला हो रखा जाता है। जो अर्थ कंडक्टर है वो फेज से पतला रहेगा, अर्थात जो अर्थ वायर है वो कह रहे हैं कि फेज कंडक्टर से पतला रखा जाता है, गलत कर रहे हैं। फेज के बराबर रखा जाएगा या फेज से ज्यादा रखा जाता है। अर्थ वायर का जो मोटाई है वो याद रहे, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा फेज वायर के। फेज वायर से अर्थ कंडक्टर का जो मोटाई है या तो फेज वायर के बराबर साइज का रहेगा या तो उससे बड़ा साइज का लेंगे। यहां पे ये भी गलत कहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। चलिए, तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। पहला सत्य, सॉरी, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य है। तीसरा आपका क्या है, असत्य है। पहला सत्य, दूसरा सत्य और तीसरा आपका असत्य है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। तो जितने लोग बी जवाब दिए हैं, आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करते जाएं और सेशन को लाइक करें, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में जुड़ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए। कथन है कॉपर इलेक्ट्रोड गैल्वेनाइज्ड आयरन इलेक्ट्रोड की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है। भाई कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है और जीआई का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए कॉपर का हम जीआई की तुलना में क्या करते हैं, अधिक प्रभावी मानते हैं। तो अर्थात ये सही कह रहे हैं, इनका ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब तर्क क्या है, कॉपर की कंडक्टिविटी अधिक होती है, सही बात है। यह कोरोजन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, परंतु इसकी लागत अधिक आती है, ये भी सही है। तो अर्थात इसका जो तर्क है वो स्पष्टीकरण दे रहा है कि कॉपर की कंडक्टिविटी अधिक होती है, कोरोजन के प्रति भी ये अधिक प्रतिरोधी होता है, अधिक प्रतिरोधी बन जाता है, और परंतु इसकी लागत अधिक आती है, ये बात भी सही है। अर्थात दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। अर्थात ऑप्शन आपका क्या होगा, ए सही होगा। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें। सर क्या कर रहे हैं, शिव कुमार प्रजापति थी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड को मैच कराना है। क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर स्टैटिक अर्थिंग के लिए की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर न्यूट्रल इक्विपमेंट बॉडी अर्थिंग होती है। मोटर बॉडी फ्रेम स्वतंत्र कम प्रतिरोध वाली पृथक अर्थ होता है। पेट्रोल टैंकर सिस्टम या न्यूट्रल अर्थिंग होती है। चलिए बताइए, देखिए आपका जो स्टैटिक अर्थिंग है वो पेट्रोल टैंकर के लिए किया जाता है, ये सबको पता है, अभी बताया हमने। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, ये आपका आकाशीय बिजली को क्या करता है, ग्राउंड करने का काम करता है। और इक्विपमेंट या बॉडी की अर्थिंग हम सब किस में करते हैं, मोटर बॉडी या फ्रेम की करते हैं, मोटर बॉडी या फ्रेम की करते हैं। अगर हम सब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल की अर्थिंग, तो यह स्वतंत्र कम प्रतिरोध वाली पृथक होती है। स्वतंत्र क्या होती है, कम प्रतिरोध वाली पृथक होती है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, रुकिए इसको थोड़ा देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो न्यूट्रल होता है, अब यहाँ पे इक्विपमेंट या बॉडी अर्थिंग दोनों किया जाता है। इक्विपमेंट या बॉडी अर्थिंग किसमें किया जाता है, आपका मोटर की बॉडी भी करेंगे और फ्रेम भी करेंगे, ये तो दूसरा सही है। लाइटिंग अरेस्टर आपका क्या होता है भाई, स्वतंत्र और कम प्रतिरोध वाली पृथक अर्थिंग होती है, ये आपकी पृथक अर्थिंग रहेगी और ये बॉडी अर्थिंग रहेगा आपका। क्लियर बात। और क्या बचा आपका, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता है वो सिस्टम या न्यूट्रल अर्थिंग होता है। सिस्टम या क्या होता है, न्यूट्रल अर्थिंग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए का आपका क्या होगा, 3 सही है। बी का क्या होगा आपका, बी का देखिए, बी का किस पे ले गए हैं, 4 पे ले गए हैं। सी पर सी का किस पे ले गए हैं, 2 पर ले गए हैं। और डी का आपका 1 पे है, डी का 1 पे है। A3 B4 C2 D1, ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन क्या है, ए सही है। तो जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। चलिए बताइए, अर्थपीठ की संरचना
से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थपीठ मतलब जो इलेक्ट्रोड और गड्ढे से, इलेक्ट्रोड के ऊपरी सिरे पर एक निरीक्षण चैम्बर बनाया जाता है। निरीक्षण चैम्बर बनाते हैं पानी डालने के लिए, ये बात सही है। चैम्बर पर ढक्कन लगाया जाता ताकि रखरखाव और टेस्टिंग आसान हो सके, ये भी सही है। फनल पाइप के माध्यम से समय समय पर पानी डाला जाता है, ये भी क्या है, सही है। तीनों ऑप्शन सही इसमें दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। ये तो जवाब आप दे ही सकते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है शिव कुमार जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ट्रांसफार्मर या जनरेटर की अर्थिंग से संबंधित स्टेटमेंट है। ट्रांसफार्मर या जनरेटर की अर्थिंग से संबंधित स्टेटमेंट है। पहला, एक ट्रांसफार्मर हेतु समांतर न्यूनतम 2 स्वतंत्र अर्थपीठ प्रदान किए जाते हैं, एक न्यूट्रल हेतु एक बॉडी हेतु। जैसे देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर मान लीजिए स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग है इसका, एक इसका ये न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल की अर्थिंग की जाएगी, न्यूट्रल अर्थिंग है ये, और एक इसके बॉडी की अर्थिंग की जाएगी। तो 2 अर्थिंग होती है, ये बॉडी है इसका, ये बॉडी अर्थिंग है, ये क्या है, बॉडी अर्थिंग है, और आपका ये क्या है, आपका न्यूट्रल अर्थिंग है। ये आपका क्या है, न्यूट्रल अर्थिंग है। ट्रांसफार्मर की 2 अर्थिंग होती है, एक बॉडी अर्थिंग होती है और एक न्यूट्रल अर्थिंग होती है। एक अर्थिंग और होती है लाइटनिंग की भी होती है, यहाँ पे 2 बताया तो इसलिए 2 की बात कर रहा है, तो अर्थात ये स्टेटमेंट इनका फर्स्ट सही है। एक बॉडी अर्थिंग होती है, एक न्यूट्रल अर्थिंग होती है। दोनों अर्थपीठ को हमेशा एक ही बिंदु पर जोड़ा जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दोनों अर्थपीठ को एक ही बिंदु पर अगर जोड़ेंगे तो अर्थिंग काम नहीं करेगा, हो सकता है उल्टे अनबैलेंस वोल्टेज कर दे, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। न्यूट्रल अर्थिंग फेज टू न्यूट्रल फॉल्ट की स्थिति में वोल्टेज बैलेंस मतलब संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, अर्थात ये क्या है, सही है। न्यूट्रल अर्थिंग हम इसलिए करते हैं इक्विपमेंट को जलने से बचाने के लिए, उपकरण को जलने से बचाने के लिए, और वोल्टेज बैलेंस करने के लिए, वोल्टेज बैलेंस के लिए किया जाता है न्यूट्रल अर्थिंग। तो पहला सही, तीसरा सही, दूसरा गलत। पहला सही, तीसरा सत्य, पहला सत्य, तीसरा सत्य और दूसरा सत्य, अर्थात ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही है। तो जो लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं उनका जवाब क्या है, परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। निम्नलिखित अभिकथन ए और तर्क आर पढ़िए। चलो भाई स्टेटमेंट आ गया। ईएलसीबी या आरसीसीबी का प्रयोग अतिरिक्त सुरक्षा हेतु किया जाता है, हाँ, लीकेज करंट के लिए किया जाता है, ये बात सही है। यह फेज व न्यूट्रल करंट के अंतर आमतौर पर 30 मिली एम्पियर को संवेदित मतलब सेंसिटिव कर परिपथ को स्वतः काट देता है, चाहे उचित अर्थिंग उपलब्ध हो या न हो, ये भी बात सही है। अगर लीकेज करंट आया तो तुरंत मेन सप्लाई को क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। हाँ हाँ, देखो गलत गलत गलत, देखो एक चीज है गलत है, चाहे उचित अर्थिंग उपलब्ध हो या ना हो, ना बाबा ना, अगर अर्थिंग सही से होगा तभी ये काम करेगा, ये गलत है स्टेटमेंट इनका तर्क गलत है। कथन तो सही है कि एलसीबी और सीसीबी एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये कह रहा है कि फेज और न्यूट्रल के अंतर आमतौर पर 30 मिली एम्पियर को संवेदित कर एक परिपथ को स्वतः काट देता है, चाहे उचित अर्थिंग उपलब्ध हो या ना हो। हाँ ये बात सही है, इसके लिए अर्थिंग की जरूरत नहीं है भाई, इसके लिए अर्थिंग की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट इनका, ये भी क्या है, आर सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, जैसा कि कनेक्शन मैंने वहां भी दिखाया था, लेकिन यार तब ट्रिप कहाँ करेगा, फेज और न्यूट्रल का अंतर कहाँ से आएगा, फेज और न्यूट्रल का अंतर कहाँ से आएगा, ये तो गलती हो रही है भाई। लेकिन फेज और न्यूट्रल का अंतर कैसे आएगा,
थोड़ा सोच के बताइए कैसे आएगा फेज और न्यूट्रल का अर्थ है जब थोड़ा सा लीकेज करंट जब ग्राउंड होगा, और ग्राउंड किसके द्वारा होगा, जब हम टच करेंगे। जैसे करंट ग्राउंड होगा तो उसमें डिफेक्ट आएगा, करंट में अंतर आएगा, तुरंत टिप कर देगा। एक क्लियर बात हुई। तो अर्थात इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ए ही सही होगा। बहुत बढ़िया शिव कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लिस्ट दोनों को मैच कराना है। IS 3043 वायरिंग रंग कोड के लिए है। IS रूल 1956 रूल 61 ये कोड प्रैक्टिस आप अर्थिंग के लिए है। IS 732 देखिए IS जो 732 है वायरिंग की रंग कोड के लिए है, ये आप याद कर लीजिए। और C रेगुलेशन जो होता है वो आपका विद्युत सुरक्षा हेतु सामान्य नियमावली के लिए बताता है। और आई रूल 1956 ये बताता है अर्थिंग की उपकरण के लिए। और बच रहा है IS 343 एक कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग के लिए बताता है। तो चलिए मैच करा लेते हैं। A का 2 है, ठीक। B का आपका 4 है, ठीक। C का आपका 1 है, ठीक। और D का आपका 3 है। कौन सा देख लो, A2 B4 C1 D3, ऑप्शन ए ही सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल भाई ये नया पैटर्न पे क्वेश्चन है, मैं इसलिए इतना हार्ड क्वेश्चन लिया हूं, मॉडरेट नहीं लिया ना तो सिंपल लिया हूं। अब क्या करते हैं कुछ सिंपल कुछ मॉडरेट भी क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ये हार्ड टाइप का क्वेश्चन बनाया हूं, हार्ड टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया हूं। चलिए बताइए, अर्थ प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर पर विचार करना है। अर्थ रेजिस्टेंस को जो जो इफेक्ट डालते हैं उन पे विचार करिए। मिट्टी की नमी बढ़ने पे प्रतिरोध घटता है, सत्य बात है। मिट्टी की नमी अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। इलेक्ट्रोड का आकार और उसकी भूमि में गहराई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। जितना इलेक्ट्रोड गहरा ले जाएंगे अर्थ रेजिस्टेंस उतना आपका घटेगा, ये भी सही है। मिट्टी में सलेन तत्वों की मात्रा बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब नमक की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ता है, ये बात सही है। नमक डालेंगे तो लवड़ी तत्वों की मात्रा बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, भाई ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। नमक डालेंगे तो प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तापमान अत्यंत कम जमाव बिंदु के निकट होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर तापमान अत्यंत कम है तो भाई प्रतिरोध घटता है, ये भी गलत है। अगर तापमान कम होगा तो प्रतिरोध घटेगा, तापमान कम होगा तो प्रतिरोध घटेगा भाई। देखिए पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है। पहला दूसरा तीसरा और चौथा सभी सही है। देखिए यहाँ मिट्टी में लौड़ी मतलब सेलेन तत्वों की मात्रा बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है, नहीं भाई घटता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अर्थ इलेक्ट्रोड के मेंटेनेंस से संबंधित है, अर्थ इलेक्ट्रोड के मेंटेनेंस से संबंधित है। इलेक्ट्रोड को कभी पेंट या वार्निश नहीं किया जाना चाहिए, सही बात, कभी पेंट या वार्निश मत करिए। समय समय पर सभी कनेक्शन बिंदुओं की जांच व कसावट आवश्यक है, समय समय पर सभी उनके जो स्क्रू है उनको टाइट कर देना चाहिए। वर्षा ऋतु में एक बार अर्थ प्रतिरोध मापन पर्याप्त होता है। कह रहा है कि वर्षा ऋतु में एक बार अर्थ प्रतिरोध मापन पर्याप्त होता है, शेष वर्ष जांच आवश्यक नहीं है। भाई वर्षा ऋतु में रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम ही होता है, अदर वाले में जांच करने की आवश्यकता है, ये गलत कह रहा है। जंग लगे कनेक्शन इलेक्ट्रोड के समय रहते बदल देना चाहिए, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा चौथा सत्य, पहला दूसरा चौथा सत्य, तीसरा असत्य,
अर्थात ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। तो जो लोग ऑप्शन बी जवाब दिए हैं, सुरेंद्र कुमार पटेल जी, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वर्षा ऋतु में एक बार अर्थ प्रतिरोध मापन पर्याप्त होता है। शेष वर्ष जांच आवश्यक नहीं है। भाई गर्मी के समय में, ठंडी के समय में जांचना तो पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया है नहीं बढ़ गया है। और बाकी वर्षा ऋतु में एक बार जांच लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन अदर में जांचना सही है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथन तर्क ए और कथन आर पर पढ़ें, विचार करिए। एक से अधिक अर्ध इलेक्ट्रोड समांतर पैरेलल में जोड़ने से समग्र अर्थ प्रतिरोध कम हो जाता है। बात सही है। क्या कह रहा है, एक से अधिक अगर अर्थ इलेक्ट्रोडों को पैरेलल में जोड़ दें तो अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ये बात सही है। समांतर संयोजन में प्रतिरोध का व्युत्क्रम का योग नियम लागू होता है, मतलब समांतर संयोजन में जितने ज्यादा प्रतिरोध होंगे उतना ज्यादा उनका रेजिस्टेंस घटेगा। समांतर संयोजन प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योग नियम लागू होता है, बात सही, जिससे संयुक्त प्रतिरोध सबसे कम हो जाता है, अर्थात कथन ए का आर सही जवाब है। स्पष्टीकरण सही कर रहा है, इसलिए बिना बात किए हम ऑप्शन ए को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए जवाब भाई। देखिए बिल्कुल ये हार्ड क्वेश्चन लिया हूं मैं, बिल्कुल हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाया हूं, जिससे आप अपनी तैयारी को धार दे पाएं। अपना मेहनत, अगर कहीं से क्वेश्चन हार्ड नहीं मिल पा रहा तो आप एचपीएस क्लासेस पे आ जाइए, आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी जो तैयारी नहीं हुई है वो तैयारी भी आपकी हो जाएगी। चलिए, अर्थिंग विधि को लिस्ट से सुमेलित करना है। केमिकल मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग किसके लिए की जाती है? बैकफिल कंपाउंड द्वारा नमी बनाए रखी जाती है, बार बार वाटरिंग अनावश्यक होता है, बात सही है। भाई मेंटेनेंस फ्री जो केमिकल अर्थिंग, उसे पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। रॉड अर्थिंग, छड़ को हथौड़े से सीधे मिट्टी में गाड़ा जाता है, ये बात सही है। जीआई या कॉपर के रॉड को सीधे जमीन में गाड़ दिया जाएगा। स्टीप अर्थिंग समांतर वैकल्पिक पोल या स्टे वायर पर की जाती नहीं, ये आपका स्टीप अर्थिंग पट्टी या तार का उथली खाई में बिछाया जाता है। और ओवरहेड लाइन जो पोल की अर्थिंग है स्टे वायर पर की जाती है। क्लियर बात है। चलो कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। डी का 3, A1 B2 C4 D3, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन वही व्यक्ति कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए बताइए, ह्यूमन सेफ्टी के दृष्टि से अर्थिंग पर विचार करना है, मनुष्य के सेफ्टी से पर्पज से विचार करना है। फॉल्ट की स्थिति में अर्थिंग उपकरण के धातु आवरण को टच वोल्टेज से सुरक्षित सीमा में रखना आवश्यक है। बताया गया टच वोल्टेज क्या है, मान लीजिए आपका सोर्स है, ये सोर्स है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, हाथ उठा के अगर इससे सोर्स और आपके बीच जो वोल्टेज आएगा, अर्थ पे खड़े हैं उसके बीच जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को टच बोल देंगे, और पैरों के बीच जो वोल्टेज आएगा उसे पोटेंशियल वोल्टेज बोले, फुट वोल्टेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फुट वोल्टेज बोला जाएगा। तो देखिए तो आप कह रहा है टच वोल्टेज सुरक्षित सीमा में रखना सहायक होता है, सही बात है। उचित अर्थिंग के अभाव में लीकेज करंट पूरे धातु आवरण को लाइव बना सकता है, ये भी उचित अर्थिंग के अभाव में, ये बात सही है, पूरे मेटल की बॉडी को कवर कर सकता है। अर्थिंग फ्यूज या एमसीबी को फॉल्ट करंट की स्थिति में शीघ्र टिप करने में सहायक होती है, क्योंकि यह लो इंपीडेंस फॉल्ट को प्रदान करती है। तीनों ऑप्शन क्या है इनके सही है, इसलिए इनका जवाब क्या होगा? डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बॉन्डिंग व इक्विपोटेंशियल से संबंधित स्टेटमेंट है। बॉन्डिंग का उद्देश्य विभिन्न धात्विक भागों के मध्य विभवांतर को समाप्त करना होता है।
जैसे सभी बॉडी का पोटेंशियल अलग अलग है, तो उनका पोटेंशियल एक बराबर करने के लिए हम सब बॉन्डिंग करते हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जैसे के लिए आर्थिक टर्मिनल को बांड किया जाता है। ठीक, बाइंडिंग का कोई संबंध सेफ्टी से नहीं है, यह केवल क्या है आपका एस्थेटिक हेतु किया जाता है, सौंदर्य बोध के लिए किया जाता है। ये भी सही है, अर्थात आपका ऑप्शन क्या होगा, तीनों सही है, सभी सत्य है। ऑप्शन क्या है, ए सही है। ऑप्शन क्या है आपका, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित कथन ए और तर्क आर पे विचार करिए। चट्टानी, सूखी, रॉकी और ड्राई सॉइल क्षेत्रों में प्रतिरोध समानता अधिक पाया जाता है। सही बात। चट्टानी मिट्टी में नई धारण क्षमता कम होती है, मॉइस्चर रिटेंशन कम होती है, जिससे विद्युत चालकता घट जाती है। ये भी सही है भाई, जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो विद्युत चालकता घट ही जाएगी। अर्थात ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन इसका नहीं स्पष्टीकरण है भाई, स्पष्टीकरण है ए आपका बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ऑप्शन क्या सही होगा, बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच कराइए भाई, चलिए मैच कराइए। अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थिंग लीड और न्यूट्रल अर्थिंग। देखिए, अर्थ जो इलेक्ट्रोड है उपकरण बॉडी को मुख्य अर्थिक टर्मिनल से जोड़ने वाला होता है, बॉडी को मुख्य टर्मिनल से जोड़ने वाला कंडक्टर होता है। मिट्टी में गाड़ा गया धातु का टुकड़ा जो सीधे भूमि के संपर्क में आता है, अर्थ इलेक्ट्रोड मिट्टी में ही गाड़ा जाता है। ये बात सही है। आपका अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर उपकरण और बॉडी को जोड़ने का काम करता है, और अर्थिंग जो लीड होता है वह अर्थ इलेक्ट्रोड को अर्थिंग लीड से टर्मिनल से जोड़ने वाला कंडक्टर होता है, और न्यूट्रल जो अर्थिंग होती है वो सिस्टम के न्यूट्रल बिंदु को भूमि से जोड़ने का काम करती है। तो क्या हो गया है आपका भाई, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए A2B1C4D3, ऑप्शन क्या है, ए सही है। ऑप्शन क्या है, ए सही है। आइए 28 नंबर पे, 28 हो गया, 29। चलिए, स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल से स्टेटमेंट है। देखो भाई, टच पोटेंशियल वह विभवांतर है जो किसी व्यक्ति के हाथ और धातु को छूने पर पैरों के मध्य उत्पन्न होता है, वो टच पोटेंशियल है। स्टेप पोटेंशियल जो पैरों के बीच निकट भूमि पर चलते समय दो पैरों के बीच जो वोल्टेज आएगा वो आपका स्टेप पोटेंशियल है, या फुट पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। उचित अर्थिंग ग्रिड डिजाइन इन दोनों विभवांतरों को सुरक्षित सीमा में रखने में सहायक होती है। तीनों सही कर दो भाई। ऑप्शन क्या है, डी सही है। चले नेक्स्ट देखिए, अर्थिंग से संबंधित विविध कथन है। लिफ्ट, पंखा, घरेलू उपकरण, धातु की बॉडी अर्थिंग किया जाना चाहिए। सही है। 2 पिन, बिना अर्थ पिन वाला प्लग उपकरण में अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसकी बॉडी समांतर इंसुलेटेड होती है। ये भी सही है। अर्थिंग तार का रंग भारत में समानता हरा या हरा पीला होता है, ये भी बताया गया आपको। अर्थपीठ को भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने ही बनाया जाना चाहिए, गलत बात। अर्थ गड्ढा को भवन के ठीक द्वार के सामने नहीं बनाना चाहिए। तो आपका क्या है, 3 सत्य है और 1 असत्य है। ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। क्लियर बात। ये तो आपके 30 क्वेश्चन थे अर्थिंग से, मैचिंग स्टेटमेंट टाइप के ज्यादा थे। कोशिश करेंगे वन लाइनर भी नेक्स्ट क्लास से लाएंगे। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा हम सब स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस। हाँ, एक बात उससे स्टार्ट करने पहले देखिए आपको बता दें, आपने जितने क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चन का जवाब इसमें है विथ डायग्राम। सभी क्वेश्चन का जवाब विथ डायग्राम दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 जितने क्वेश्चन हैं सबका जवाब यहाँ पे दिया गया है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 सबका जवाब, जितना हमने क्वेश्चन अभी तक कराया उनका हमने अलग से PDF PPT बना दिया हूं, जिससे आप क्वेश्चन देखें। अगर कहीं क्वेश्चन में कोई गलती होगी तो वहां से मैच करा सकते हैं। हमने सबका विथ डायग्राम सहित और कुछ डाटा सहित हमने मैच करा दिया है। ये सभी क्वेश्चनों का भाई एक साथ आपको दे दिया गया है।
देखिए 11 नंबर, 12, 13, 14, 15 सबका भी हमने दे दिया। जितने 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन का विथ इमेज के साथ एक्सप्लेनेशन है। 16, 17, 18, 19, 20, 30 क्वेश्चन तक हमने कराया है और 30 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दे दिया है। देख लीजिए 21, 22, 23, 24, 25, 26 सबका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, जितना हमने आपको बताया। 26, 27, 28, 29, 30, 30 क्वेश्चन कराएं, 30 का इमेज के साथ आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, जिससे आप मैच करा सके कौन सा गलत है कौन सा सही है। क्लियर बात? चलिए अब आइए चलते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस। अब हम सब पढ़ेंगे किसके बारे में? डोमेस्टिक अप्लायंसेस हमारे कौन कौन से हैं, जो मोस्ट डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं उनके बारे में हम सब देखेंगे। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, फटाफट लाइव सेशन में जुड़े सभी लोग भाई। आते ही पहले चैनल को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस। फर्स्ट अप्लायंसेस आपके स्क्रीन पर है, पर इनके बारे में देख लेते हैं। इससे ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना कराए, इसके बारे में केवल बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले आपको बता दिया जाए, आपके सामने जो दिख रहा है वो कौन सा है भाई अप्लायंसेस? इधर फूड मिक्सर है, इधर आपका वेट ग्राइंडर है। अब कहोगे सर फूड मिक्सर का क्या काम होता है और वेट ग्राइंडर का क्या काम होता है? इससे जो क्वेश्चन है कल उसी का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज इन्होंने स्पीड में दिक्कत किया है। ये आपका लगभग ये 360 तक इसका स्पीड होता है, आरपीएम होता है, आरपीएम 360 तक आरपीएम का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, वही थोड़ा प्रॉब्लम था। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम सब बात करें, फूड ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है, जिसकी स्पीड 15,000 से 20,000 आरपीएम तक होती है। कैपेसिटर आपका जो यूज किया जाएगा, चलिए दूसरे से करते हैं, जो कैपेसिटर आपका यूज किया जाएगा यूनिवर्सल, सॉरी देखिए पहला यूनिवर्सल मोटर की स्पीड हो गया, इससे आएगा क्वेश्चन, स्पीड पूछता है। सेकंड है कि इसका जो आपका कंट्रोलिंग स्पीड होता है कितना, कंट्रोलिंग स्टेप कितने होते हैं, स्पीड कंट्रोल स्टेप इसके 3 होते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। और इसमें कौन सा मोटर यूज करते हैं, इसमें जो कौन सा मोटर यूज करते हैं ये आता है, यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। और उसकी वाटेज जो पावर होती है 500 से 750 वाट, वोल्टेज आपको पता है 220 से 240, और जो स्पीड होती है 15,000 से 20,000 आरपीएम तक होती है, 15,000 से 20,000 आरपीएम तक होती है। अब देखिए इसका क्या काम होता है फूड मिक्सर से, इससे हम सब मसाला हो गया पीस सकते हैं, और अदर जो फल है उनका जूस भी निकाला जा सकता है, ये सब आदि चीजें। लेकिन सबसे इसका तो यूज आपको पता है, लेकिन इसका यूज नहीं पता है, वेट ग्राइंडर। जैसे हम सबको जैसे घरों में पूरी आदि, या मान लीजिए इसमें जो लेटेस्ट चल रहा है आपका उसे क्या कहते हैं जो आपने कल बनाया था, इडली, और उसका चावल अगर हमको पीसना है तो पानी डाल के, तो उसके लिए हम सब वेट ग्राइंडर का प्रयोग करेंगे। चावल दाल आदि को लिक्विड में अगर पीसना हो तो उसके लिए ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, ग्राइंडर, वेट ग्राइंडर। चावल हो गया, दाल हो गया, को पानी के साथ पीसने के लिए, को पानी के साथ पीसने के लिए यूज करेंगे, पानी के साथ। और सूखा है तो आपका इसके लिए है, और उसे गीला भी कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये हमारा पेस्ट बना। और इसमें जो मोटर यूज किया जाएगा वो इंडक्शन मोटर होगा, वो आपका क्या होगा, इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है। वेट ग्राइंडर में इंडक्शन मोटर यूज करते हैं,
और जबकि फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। याद रहे, वेट ग्राइंडर में इंडक्शन मोटर और फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर। स्पीड 15,000 से 20,000 आरपीएम, इसकी स्पीड 360 आरपीएम तक होती है, इससे ज्यादा आरपीएम तक स्पीड नहीं होती है, ये आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है डिवाइस, कौन सा डिवाइस है भाई, आप सभी को पता है, यह इलेक्ट्रिक केतल है। अब इलेक्ट्रिक केतल की से क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके सभी पार्टों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिखाया भी गया है। इससे क्वेश्चन आता है, अभी तक जो क्वेश्चन आया, एक मैक्सिमम कितने लीटर का बनता है, कैपेसिटी। कैपेसिटी भाई, ये आपका कैपेसिटी जो होता है 1 लीटर से 2 लीटर की कैपेसिटी का बनाया जाता है। 1 लीटर से 2 लीटर की कैपेसिटी तक बनाया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, वाटर बॉयल करेंगे, नूडल्स बनेंगे, टी कॉफ़ी बनाएंगे, बेबी का मिल्क गर्म करेंगे, इसके लिए हम सब यूज करते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ पे है, और चीज़ें क्या है, ये 1000 वाट तक 6 से 7 मिनट में ये काम कर देगा, बॉयल कर देगा। 1500 वाट का है तो 4 से 5 मिनट में बॉयल कर देगा। 2000 वाट का है तो 3 से 4 मिनट में बॉयल कर देगा। और बाकी यहाँ पे दिया गया कि सेफ्टी पॉइंट, इसमें 3 पिन सॉकेट यूज करना चाहिए। डू नॉट बॉयल विदाउट वाटर, बिना वाटर के बॉयल ना करें, नहीं तो गर्म होकर कॉइल को जला देगा। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन से दूर रखें। और आपका रेगुलर इसकी क्लीनिंग जरूर करें इलेक्ट्रिक केतल का। तो चले नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा टोस्टर, जिसे पॉपअप टोस्टर कहते हैं। अब टोस्टर क्या होता है भाई, टोस्टर मशीन में ब्रेड को गर्म करके आराम से मक्खन लगा के खाते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका टोस्टर का वाटेज पूछता है, पावर रेटिंग। ये पावर रेटिंग होता है 750 से 1500 वाट का होता है। और इसमें नाइक्रोम का रिबन उच्च तापमान सहन कर सकता है। माइका सीट विद्युत रोधन और उष्मा प्रतिरोधक का काम करता है। ये इसमें इससे क्वेश्चन बना हुआ। और एक बात और बात करें यहाँ पे, हाँ ये कंस्ट्रक्शन से आएगा। इसमें हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का होता है। माइका सीट पर हीटिंग एलिमेंट लिपटा जाता है। सभी पार्टों को यहाँ पे दिखाया गया है। बाहरी बॉडी कंप्रेटेड सही से होती है। नियंत्रण के लीवर, डायल और बटन होते हैं। उपयोग कहाँ करेंगे, ब्रेड टोस्ट करने के लिए, सैंडविच, गार्लिक के लिए, भोजन ब्रेड को गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। ज्यादातर इसका ब्रेड को गर्म करने के लिए ही यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, इलेक्ट्रिक आयरन। अब देखिए ऑटोमेटिक जो प्रेस होता है 2 प्रकार से हम सब लेते हैं। एक में पानी वाला जो स्टीम, जिसमें पानी होगा, वो पानी भी नीचे गिराएगा, कपड़े को प्रेस भी करेगा, उसे हम स्टीम आयरन कहेंगे। और एक ऐसा आयरन होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, जो केवल पानी नहीं गिराता है, केवल कपड़े को प्रेस करता है। तो यहाँ पे स्टीम आयरन से एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए हमने स्टीम आयरन को ले लिया है। देखिए स्टीम आयरन क्या करता है, यहाँ पे एक टैंक है, पानी का टैंक है, ये पानी का टैंक है, इसमें सब यहाँ पार्ट लिखे गए हैं, टैंक है। और यहाँ पे स्टीम बनाने के लिए बटन है, जैसे इसको दाबेंगे तो स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, भाप जाएगा कपड़े पे, और कपड़े का जो उसमें सिकुड़न है, उसको क्या करेगा, वो हटा देगा, कपड़ा हमारा आसानी से प्रेस हो जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा पूछता है। इसका वजन याद रहे 0.8 से 1.2 kg तक होता है। अगर हम सब बात करें इसकी पावर रेटिंग, तो 1000 से 1200 वाट तक का होता है। 1000 से 1200 वाट तक होता है, याद रहे। और बाकी यहाँ के आपके प्रैक्टिकली रूप के लिए यहाँ दिया गया फैब्रिक का टेम्परेचर कितना होता है, वुलन का कितना होता है, कॉटन का कितना होता है, लाइलर का कितना होता है, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ फॉल्ट के बारे में बताए गए हैं। और इसका यूज सबको पता है भाई, प्रेस से कपड़ा प्रेस कर सकते हो, पर्दा प्रेस कर सकते हो, बेड शीट कर सकते हो, कॉटन, लिनन, जो भी कपड़े हैं उन सबका प्रेस कर सकते हैं। क्लियर बात है। चलिए अब आइए हम सब बात करते हैं। क्या दिख रहा है आपको भाई, सभी लोग देखिए, ये क्या दिख रहा है आपका, गीजर। गीजर से हम पानी गर्म करते हैं। गीजर की कैपेसिटी से क्वेश्चन एक आया, गीजर मैक्सिमम कितने लीटर का होता है, डोमेस्टिक गीजर। तो दो जो हमारे घर में डोमेस्टिक गीजर है उसकी कैपेसिटी याद कर लें, डोमेस्टिक गीजर की कैपेसिटी याद कर लें। ये देखिए इसकी एक कैपेसिटी है, ये 15 लीटर, 25 लीटर,
35 लीटर, 50 लीटर, मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी का होता है? 50 लीटर का होता है, मैक्सिमम 50 लीटर का होता है। गीजर से क्या करते हैं? पानी गर्म करने का एक सुरक्षित एक तरीका होता है, और बाकी अदर कैपेसिटी आप इससे एक ही क्वेश्चन बना है। गीजर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 50 लीटर तक होती है। कितनी होती है? 50 लीटर तक होती है। चलिए आगे, मोटर पंप जो हम पानी निकालने के लिए यूज करते हैं, उसमें इंडक्शन मोटर यूज होता है, और बाकी उसके लिए तो हमें अदर जितनी जानकारी है वो पता है मोटर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इंडक्शन हीटर। अब देखिए इंडक्शन का प्रयोग आप लोग क्या करते हो? खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है इंडक्शन। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन है, और इंडक्शन से डाटा क्या है? डाटा आपको सबसे ज्यादा जो विशेष ध्यान देना है डाटा उनका, आपको यहाँ पे दिखा दें, कहाँ गए भाई, ये देखिए। जैसे पावर रेटिंग कितने का होगा आपका? 500 से लेके 3500 वाट तक होगा। टेम्परेचर भी इससे क्वेश्चन बना है, इसका टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 60 से 240 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बनता है। 60 डिग्री से लेके कितना? 240 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, और बाकी इसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है डाटा, आप वहां पे समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वॉशिंग मशीन, ये आपका निम्मी पैटर्न आधारित जो सिलेबस है उसके आधारित है। वॉशिंग मशीन से जो दो प्रकार के मुख्य रूप से वॉशिंग मशीन होते हैं, एक टॉप लोडेड, एक फ्रंट लोडेड। जिसमें सामने से कपड़ा डाला जाएगा वो फ्रंट लोडेड, जिसमें ऊपर से कपड़ा डाला जाएगा वो आपका टॉप लोडेड। टॉप लोडेड में दो है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक, एक है आपका सेमी ऑटोमेटिक है। क्लियर बात है? अब इससे हमको करना क्या है, इससे क्वेश्चन हमारा क्या क्या बनेगा? तो यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर का डाटा, ये याद कर लें। मोटर का जो डाटा यहाँ पे दिया गया है ये आपको याद करना पड़ेगा। टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, पावर 350 से 500 वाट होता है, स्पीड 1400 से 2800 आरपीएम तक होती है, और ये 220 से 240 वोल्ट, और पावर आपको बताया गया है कि भाई 350 से 650 वाट। करंट 2 से 3 एम्पियर लेता है, कैपेसिटी 6 से 8 केजी का, ये दिखाया गया डायग्राम के अकॉर्डिंग है। और बाकी वाटर का प्रेशर, प्रोग्रामिंग साइकिल, ये सब जानने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, आ गया आपका कुकिंग रेंज। अब कुकिंग रेंज क्या है सर? कुकिंग तो समझ आ रहा है, मतलब कुकिंग का रेंज। कुकिंग रेंज में क्या होता है, एक साथ आप जैसे चावल भी पका रहे हैं तो बगल में रोटी भी बना सकते हैं। दो दो चूल्हे, दो दो चूल्हे सर, हम आप कहोगे सर दो दो चूल्हे तो हम गैस पे भी यूज करते हैं, वही आपका कुकिंग रेंज है। जिसमें दो से अधिक चूल्हे होंगे वो आपका कुकिंग रेंज है। ये गैस से भी ऑपरेट हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई से भी ऑपरेट हो सकता है। इसके नोब जो होते हैं, यहाँ पे नोब के द्वारा हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इससे जो क्वेश्चन आएगा, आपका जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो यूज के लिए बनेगा भाई, खाना पकाने, बेकिंग, केक, पिज्जा, रोटी, पराठा, सब्जी, ग्रेवी, पानी गर्म करना, चावल, ये सब कर सकते हैं। ये गैस का भी होता है, और ये आपका इलेक्ट्रिक के भी। हम ज्यादातर इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक के लिए इसकी कैपेसिटी याद कर ले भाई। इसकी कैपेसिटी देखिए, गैस का गैस प्रकार क्या होगा? ये दो प्रकार के, एक एलपीजी और एक पीएनजी। अब कहोगे सर पीएनजी का जो पाइपलाइन आती है, पाइप्ड न्यूट्रल गैस, जो पाइपलाइन से गैस आती है, जो पाइप्ड न्यूट्रल गैस है, वही आपकी क्या है? पीएनजी है। अब यहाँ पे बात करें इसकी क्षमता की, तो 60 लीटर क्षमता तक हो वहन कर सकता है। और वोल्टेज की बात करें 220 से 240 वोल्ट, ये 38 से 42 केजी इसका वजन होता है, और माप 60 गुणे 50 गुणे 85 सेंटीमीटर का होता है। इतनी बातें इस पे आपको ध्यान देना है। चले नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक स्टोव या हार्ट प्लेट। इलेक्ट्रिक स्टोव या हार्ट प्लेट, इसका एक ही क्वेश्चन बना है अब तक। ए, इसका सामान्य पावर रेटिंग, इसका सामान्य पावर रेटिंग कितना होता है यही आपको याद करना है। 1000 से 2000 वाट प्रति प्लेट, 1000 से 2000 वाट। हाँ एक और, एक ऊपर खुला रहता है इसलिए एक्सप्लोज्ड कॉइल टाइप का होता है, अगर अंदर रहेगा तो कास्ट आयरन के एक्सप्लोज टाइप का रहेगा। चलिए तो अब आपको इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए
पीडीएफ के लिए HPH क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करें। क्लियर बात। और कोई भी क्यूरी लेना है तो जो हमारा कांटेक्ट नंबर है सबको पता है, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वह है 95 194 35 732 पे संपर्क करें। ठीक है, कोई इंक्वायरी लेना है, कोई भी जानकारी लेना है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा रहेगा आप क्लास के बाद जरूर कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और अपनी तैयारी को नई धार दें, प्रैक्टिस करें। मेरा विशेष फोकस है प्रैक्टिस पे, और थियरी भी आपको साथ साथ कराते चलेंगे। तो पहले थियरी कराते हैं फिर प्रैक्टिस कराते हैं, तो ऐसे डेली होता रहेगा। तो एक दिन का डिले है, एक दिन का जो लेट क्लास है वो नेक्स्ट डे में कर दिया जाएगा। कल हमारा जो क्लास चलेगा वो रजिस्टर, रेजिस्टेंस और पावर कैलकुलेशन से। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, राधे राधे। अगर आपको कोई इंक्वायरी लेना है सर। निशा वर्मा जी प्रणाम गुरु जी, आशीर्वाद आपको। बहुत लेट निशा वर्मा जी। ठीक है, कोई इंक्वायरी कोई क्वेश्चन आप सभी का हो, किसी कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। चलिए सेशन को आप किया जाए। चलिए गुड नाइट, राधे राधे।